नमस्कार। कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हर वाहन मालिक और सड़क उपयोगकर्ता से जुड़ा है, वाहन बीमा और क्लेम। आपके अधिकार, कानूनी सुरक्षा और समाधान। सड़क दुर्घटना, वाहन चोरी, प्राकृतिक आपदा, ये किसी अन्य अप्रत्याशित घटना के समय वाहन बीमा आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन अक्सर लोगों को यह जानकारी नहीं होती है कि दुर्घटना के बाद क्या करना चाहिए, बीमा क्लेम कैसे किया जाता है, किन परिस्थितियों में क्लेम अस्वीकार हो सकता है और यदि बीमा कंपनी उचित सहायता न दे तो उनके कानूनी अधिकार क्या हैं। आज के कार्यक्रम में हम इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के विषय पर बातचीत करने के लिए आज के हमारे कानूनी सलाहकार हैं एडवोकेट साकेत गुप्ता। आइए आपकी मुलाकात उनसे कराते हैं। साकेत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कानूनी सलाह कार्यक्रम में। आज जैसे कि हम इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि वाहन बीमा क्या है और कानून में इसके लिए क्या प्रावधान दिया गया है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, आपने अपने कार्यक्रम के लिए मुझको आमंत्रित किया है। सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आप जनता को यही बताना चाहूँगा कि कानून की जानकारी होना जितना आवश्यक है, उससे ज़्यादा आवश्यक है कानून की सही जानकारी होना। हम लोग समाज में यही देखते हैं कि बहुत से व्यक्ति जानकारी रखते हैं लेकिन वो आधी अधूरी जानकारी होती है जिस कारण से एक आम आदमी को, एक आम व्यक्ति को बहुत सी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। तो बीमा से संबंधित भी, जैसे हम लोग वाहन बीमा की आज बात कर रहे हैं, उसमें भी लोगों को जानकारी है लेकिन आधी अधूरी जानकारी है जिस कारण से उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने अपने उस वाहन का इंश्योरेंस कराया है, बीमा कराया है, उनको भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बाद में यदि उस दुर्घटना के दौरान किसी भी प्रकार से कोई अप्राकृतिक घटना घटित हो जाती है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो परिवार एक सोचकर चलती है कि मैंने अपने परिवार में अपना ये जीवन बीमा मैंने कराया था या मैंने अपना वाहन का जो मैंने इंश्योरेंस कराया था उसके क्लेम से मेरे परिवार को एक आर्थिक रूप से एक सहायता प्राप्त होगी, लेकिन वो सहायता प्राप्त नहीं हो पाती है। उसका कारण कहीं ना कहीं कानून की जानकारी पूर्ण रूप से ना होना ही एक कारण है। तो आपका मैं धन्यवाद करूंगा कि आज आप चैनल के माध्यम से सभी आम जनता को सही जानकारी प्रस्तुत करने का एक कार्यक्रम कर रहे हैं। जी, बीमा कितने प्रकार के होते हैं? जैसे कि हम देखते हैं कि थर्ड पार्टी बीमा की बात आती है, कॉम्प्रिहेंसिव बीमा की बात होती है, तो हम अपने दर्शकों के साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे समझना चाहेंगे इस विषय पर। ये मेरे को बहुत सही लगा है। सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न हमारे माइंड में यही आता है, वाहन परचेज करने के बाद हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि अब हमें जब रिन्यूअल कराना है तो हमें फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस वापस से लेना है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना है। जी, हम लोगों को हमेशा कन्फ्यूजन ये रहता है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है ताकि यातायात नियमों का पालन ना करने पर हमारे खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई की जाती है वो ना हो। बिल्कुल। लेकिन यह एक पूर्ण रूप से एक विडंबना है, या ये कहिएगा कि कानून की पूर्ण रूप से जानकारी ना होना ही एक विषय है। सबसे पहले आपको ये समझने की आवश्यकता है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो हम लोग कराते हैं उसमें यह सिर्फ आपकी एक जिम्मेदारी नहीं है, यह जिम्मेदारी होने के साथ साथ आपके लिए एक सुरक्षा की एक दीवार भी खड़ी करती है। आप वाहन चला रहे हैं, वाहन चलाने के दौरान आपके वाहन से किसी थर्ड व्यक्ति की, एक अन्य किसी व्यक्ति के साथ आपकी दुर्घटना घटित हो जाती है, उस व्यक्ति के वाहन को कुछ चोट पहुंचती है या उस व्यक्ति को कोई शारीरिक रूप से चोट पहुंचती है या घटना कुछ अधिक अगर घटित हो जाए तो उस केस में ऐसा भी होता है कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो इस कंडीशन में आपके ऊपर सबसे पहले बर्डन ये आता है कि आपको उस व्यक्ति के पक्ष में आपने जो भी घटना हुई है उसके उपरांत उस वाहन में जो चोट लगी है या उस व्यक्ति को जो चोट लगी है उसका हर्जाना आपको भुगतना होगा। थर्ड पार्टी क्लेम यहीं पे आपको एक प्रोटेक्शन देती है। जी, सबसे पहले यदि इस प्रकार की कोई भी घटना घटित होती है तो आपके लिए सबसे बड़ी सेफ्टी ये होती है, एक आम जनता के लिए सबसे बड़ी सेफ्टी यही है, यदि आपने अपने वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराया है तो आप यहाँ पर सेफ हो गए हैं कि आपके वाहन से यदि किसी अन्य व्यक्ति को कोई चोट पहुंची है, उसके वाहन को कोई चोट पहुंची है, तो अब आपको कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। यह सब पैसा कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी जो है जिससे आपने बीमा क्रय किया है, वह कंपनी इसको पे करेगी। जी, इसी के दौरान हम लोगों को ऐसा भी लगता है कि मेरे पास एक
पूर्ण रूप से मेरे पास वाहन को चलाने के लिए एक लाइसेंस नहीं है, उसके उपरांत भी, या मैं शराब पीकर यदि वाहन चला रहा हूँ, एल्कोहलिक मैं हूँ, या मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को वाहन दिया हुआ है जिसके पास लाइसेंस नहीं है, या लाइसेंस प्राप्त करने की अभी उसने आयु पूरी नहीं की है, यदि ऐसा व्यक्ति भी कोई दुर्घटना घटित करता है तो क्या उसको भी क्लेम मिलेगा? नहीं। यहीं पे सबसे बड़ी बात आती है कि ऐसा नहीं है कि आपके वाहन से यदि किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंची है तो कंपनी आपको क्लेम देगी ही देगी। इसमें इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा बनाए गए नियम कानूनों को देखा जाएगा, परखा जाएगा, उसके उपरांत ही आपको क्लेम मिलता है। सर, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस की भी बात जो है, ये क्या होता है और किस तरह से इसको व्यक्ति कर सकता है? देखिए, इसको हम लोग फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस भी बोलते हैं। जनरली हम लोग मार्केट में जिस नाम से हम जानते हैं, मैं उसी नाम से आम जनता को बताना चाहूँगा ताकि एक कम्युनिकेशन एक अच्छा बना रहे। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में बेसिकली थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का ठीक अपोजिट होता है। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में आपको जो वाहन चला रहा है उस व्यक्ति की प्लस आपके वाहन की सुरक्षा आपको प्रदान करते हैं। आपका वाहन किसी भी कारण से उसको कोई चोट पहुंचती है, चाहे वो एक्सीडेंट के माध्यम से या प्राकृतिक घटना की वजह से, जैसे भूकंप आ गया है तो उसमें चोट पहुंच गई है, टूट गई है बाइक आपकी कार टूट गई है, उसमें आपको इंश्योरेंस जो है पॉलिसी आपको क्लेम प्राप्त करने में मदद करती है। प्लस सपोज करते हैं बाढ़ जैसी घटनाएं हम लोग आम तौर पे आजकल देख रहे हैं, बाढ़ जैसी घटनाएं होती रहती है, उस समय भी यदि वाहन में आपके इंजन में किसी भी प्रकार से कुछ गंदगी इस तरीके से चली गई है जिससे आपका इंजन चलना बंद हो गया है, गाड़ी चलनी बंद हो गई है, तो इस प्रकार के क्लेम को भी जो आपको बेनिफिट मिलता है वो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में आपको मिलता है जी। वाहन चालक प्लस आपके वाहन, इन दोनों की सुरक्षा के लिए आपको फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कराना होता है, जिसमें वाहन की चोरी होना भी सम्मिलित है। यदि आपकी कोई भी वाहन की किसी भी प्रकार से यदि कोई चोरी होती है, वो भी आपका फर्स्ट पार्टी क्लेम में ही आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में वाहन की व वाहन चालक की सुरक्षा सम्मिलित नहीं होती है। जी, ये बहुत ही सटीक जानकारी आपने दी है जी। और हमारे दर्शक भी इस कार्यक्रम के माध्यम से इन प्रावधान, कानूनी जो प्रावधान है बीमा से जो जुड़े हुए हैं, उस पर ध्यान देंगे और जागरूक होंगे। सड़क दुर्घटना अगर हो जाती है तो ऐसे में वाहन मालिक को सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए? हम लोग पता नहीं क्यों इस विषय पे हम लोग थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं जी। हम लोग देखते हैं सभी के पास आज की डेट में स्मार्टफोन्स है, कहीं पर कुछ भी हो रहा होता है, कोई अच्छी घटना घटित हो रही होती है या कुछ गलत घटना घटित हो रही होती है तो हम लोग अपने वीडियो बनानी शुरू करते हैं जी। लेकिन हम एक समाज में ये भी चीज़ देख रहे हैं, यदि कोई वाहन दुर्घटना होती है तो यहाँ पे हम लोग वीडियो बनाने में पीछे हटते हैं। हमें उस समय सबसे पहले उस स्थान पर जहाँ पर वह घटना घटित हुई है उसकी वास्तविक फोटोज और उसकी वास्तविक वीडियो वहाँ पर हमारे पास होनी सबसे अनिवार्य है। बिल्कुल। और इन सब चीज़ों से पहले आता है धर्म, मानवता का धर्म। हम लोगों को यह लगता है कि घटना घटित हो गई है, मेरे वाहन से कोई किसी को चोट पहुंच गई है तो अब यहाँ से भागो। नहीं, कानून में आपको ऐसा कहीं पर लिखा नहीं दिखाई देगा। यदि आपसे घटना घटित हुई है तो आपको ऑन द स्पॉट ही आपको पकड़ लिया जाएगा, ऑन द स्पॉट ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ऑन द स्पॉट आपके खिलाफ जजमेंट हो जाएगा। नहीं, कानून आपको अपने पक्ष में अपने बचाव के लिए पूरा पक्ष रखने का पूर्ण रूप से समय देता है, पूर्ण अधिकार आपको मिलता है। तो कभी भी इस विचार के साथ आप अपने माइंड में कभी मत लेकर आइएगा, ये विचार अपने माइंड में कभी मत लेकर आइएगा कि कोई घटना घटित हुई है तो बस भागो जी, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मानवता का धर्म निभाते हुए जिस व्यक्ति को चोट पहुंची है उस व्यक्ति को यदि उपचार की आवश्यकता है तो निकटतम कोई भी अस्पताल या हॉस्पिटल जो भी आपके वहाँ पर है, वहाँ पर आप उस व्यक्ति को पहुँचाएं। उसको जो भी चिकित्सा की आवश्यकता है तो वो मेडिकली उसको ट्रीटमेंट मिलना सबसे पहले पूर्ण रूप से आवश्यक है। मेडिकली आपके पास सुविधा उपलब्ध है तो आप उनको अपने आप से भी सुविधा दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोग अपनी कार में बेटनोवेट या कुछ अन्य दवाइयाँ जो है लेकर चलते हैं। यदि आपके पास उपलब्ध है कि वो उसको वहीं पे टेम्परेरी उनको रिलीफ दिया जा सकता है तो वो आप दीजिएगा। नहीं दे सकते हैं तो आप नियरेस्ट हॉस्पिटल लेकर जाइएगा। सेकंड, उसके बाद आप वहाँ पर उस लोकेशन की आपको वीडियो बनानी है जी। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को चोट लगी है तो उसको छोड़ दिया जाए और पहले वीडियो बनाने की तरफ ध्यान देना है। प्रॉपर आपको वहाँ पर वीडियो भी बनानी है, फोटोज़ भी क्लिक करनी है, अपने लिए भी और उस व्यक्ति के लिए भी। ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ उसमें आपको सुरक्षा मिलनी है,
यह सुरक्षा उस दूसरे व्यक्ति के प्रति भी है। बिल्कुल। वहाँ पर जो रियल फुटेज है उसको आप कैप्चर कीजिएगा। जी। विदिन 24 आवर्स, 48 आवर्स भी कुछ कंडीशंस में है, आपको यह सूचना नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में आपको देनी होती है। आप पुलिस को अपनी जानकारी दीजिएगा, पुलिस कंप्लेंट कीजिएगा और एफआईआर कराने की यदि आवश्यकता पड़ती है तो एफआईआर कराइएगा। जी। दुर्घटना के बाद हम देखते हैं कि समय सीमा क्या है जिसमें हम बीमा कंपनी को सूचित करें जब भी ऐसी कोई अप्रिय घटना हो जाती है? हाँ, इसमें हम लोगों को हमेशा ऐसा लगता है कि घटना घटित हुई है तो बस हमें ऑन द स्पॉट ही फ़ोन करना था, अदरवाइज़ कंपनी अब हमारी बात नहीं सुनेगी। ऐसा कहीं पर कोई प्रोविज़न नहीं है। अगर मुझे कभी चोट लगी है तो अभी मैं उस हालत में नहीं हूँ कि मेरे को याद आए कि बीमा कंपनी को फ़ोन करना है, या मेरे को कुछ इस प्रकार से चोट लग गई है कि मैं मेडिकली अभी फिट नहीं हूँ, फिजिकली मैं फिट नहीं हूँ, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, तो मेरी परिवार के किसी भी सदस्य को यह जानकारी नहीं है कि मैंने किस कंपनी से बीमा लिया था, उस कंपनी के किस व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन देनी है और इन्फॉर्मेशन देने का माध्यम क्या रहेगा, ये हमें नहीं पता होता है। तो हमें ऐसा लगता है कि मैंने यार अभी तो 10 घंटे हो गए हैं, 20 घंटे हो गए हैं, 24 घंटे हो गए हैं, 2 दिन बीत गए हैं, अब सूचना देने का कोई फायदा नहीं रहेगा। ऐसा बिल्कुल गलत हम लोगों का मानना है। जी। आपको अपना एक पूरा का पूरा वास्तविक रूप से आपको कारण बताना होगा यदि आपने किसी भी रीजन से डिले किया है। जनरली यह समय विदिन 24 आवर्स या फिर कुछ कंडीशंस में 48 आवर्स तक भी बीमा कंपनी इसको स्वीकार कर लेती है। जी। यदि इससे अतिरिक्त भी कोई समय लगता है तो उसमें ऐसा नहीं है कि बीमा कंपनी सिर्फ इस मुद्दे को पॉइंट बनाते हुए आपका कोई भी क्लेम रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, आपने सूचना देर से दी। तो कुल मिलाकर यह है कि यदि आप किसी भी कारण से 24 घंटे में या 48 घंटे में अपनी बीमा कंपनी को पूर्ण रूप से जानकारी नहीं भी दे पाते हैं, तो भी आपको अगर एक जेन्युइनली आप रीज़न बताते हैं कि किस रीज़न से क्या कारण रहा था, मैं अपना इन्फॉर्मेशन देने में सही समय पर पूर्ण रूप से मैं कंप्लीट नहीं कर पाया हूं प्रोसेस, तो आप अगर सही समय सही जानकारी बताते हैं कंपनी को, तो उसके बावजूद भी 48 घंटे का समय बीतने के बावजूद भी आपको क्लेम मिलने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। जी, बहुत ही सही जानकारी। साकेत जी, अगर हम देखें वाहन बीमा क्लेम की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे में जो डॉक्यूमेंट्स है, दस्तावेज हैं, वो क्या होते हैं, किस तरह से उन्हें वहाँ पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए बीमा क्लेम की बात करें? देखिए, दस्तावेज आपको सिंपल से समझने की आवश्यकता है, बहुत सामान्य रूप से जानकारी है। वाहन बीमा हमने लिया है तो सबसे पहले हम लोगों को उस वाहन से संबंधित जो भी दस्तावेज है हमारे पास पूर्ण होने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट तो यही बनता है, जिस वाहन से आपकी दुर्घटना घटित हुई है उस वाहन का इंश्योरेंस होना, वैलिड होना भी आवश्यक है। सबसे पहले तो क्वेश्चन आपका यही बनता है। जी। इंश्योरेंस आपने कराया था लेकिन वो एक्सपायर हो चुका है, अब आप किसी भी प्रकार की कोई भी कानूनी कार्रवाई को पूर्ण कर लीजिएगा, अब आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस डेट पर, जिस तिथि पर, जिस समय पर आपका दुर्घटना घटित हुई है उस समय आपका इंश्योरेंस क्लेम का जो समय था या इंश्योरेंस का जो टाइम पीरियड था वो पूर्ण हो चुका है, वह समाप्त हो चुका है। अब आपको उसमें किसी भी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं मिलना है। इसलिए सबसे पहला हम लोगों को जो आवश्यकता है, तो सबसे पहले जिस भी वाहन से दुर्घटना घटित हुई है उसका एक वैलिड इंश्योरेंस होना बहुत आवश्यक है। जी। सेकंड नंबर पे, जिस वाहन से दुर्घटना घटित हुई है उस वाहन की आरसी आपके नाम पर होनी चाहिए या आपके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे उसका इंश्योरेंस पॉल्यूशन जैसे कुछ कागजात भी होती है जिनकी आवश्यकता कुछ कंडीशंस में पड़ जाती है, तो वे भी आपके पास होने चाहिए। जो भी वाहन चालक उस समय थे उनके पास एक प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और उस ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी भी उस डेट पर वैलिड होनी चाहिए। बिल्कुल। जी। कोई भी माइनर यदि चला रहा है तो आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। कोई भी शराब पीकर यदि कोई वाहन चला रहा है तो भी आपको क्लेम नहीं मिलेगा। उसका भी मैं आपको रीज़न बताऊंगा कि किस रीज़न से इन चीज़ों को रिजेक्ट किया जाता है। जी। उसके लिए भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे। बिल्कुल। अगर हम क्लेम की बात करते हैं, जैसे कैशलेस क्लेम है या वहाँ पर कहते हैं कि वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है या उसकी जो राशि है, राशि का भुगतान है वो पहले हो या बाद हो, इसे भी हम समझना चाहेंगे आपके माध्यम से। सर, इसको बिल्कुल आप इस प्रकार से समझ लीजिएगा जिस प्रकार से हम लोग अपने मोबाइल रिचार्ज कराते हैं। कुछ रिचार्ज होते हैं पोस्ट पेड, कुछ होते हैं प्रीपेड। जी। तो बिल्कुल ये सेम है। जी। कैशलेस का मतलब ये है कि आप जाइएगा,
आपको कोई भी भुगतान नहीं करना है। आप अपना कोई भी वाहन है, चाहे वो कार है या टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, आप उसको जाइएगा, रिपेयर कराइएगा। कंपनी का जिस भी किसी रिपेयरिंग करने वाली वर्कशॉप से जी टाई अप होगा, वहाँ से आपका डायरेक्टली वाहन का आपका जो भी उसमें वर्किंग कंडीशन उसमें होना है, जो भी कार्य उसमें होना है, वह कार्य किया जाएगा और आपको बिना किसी भुगतान के, आपको कोई भी भुगतान नहीं करना है, आपके वाहन को आपको सुपुर्द कर दिया जाएगा। जी ठीक इसके अपोजिट यदि हम लोग बात करते हैं तो उस कंडीशन में आपको पहले अपना एक कंपनी से बोल दीजिएगा, जिस कंपनी से आपने वाहन लिया है उस कंपनी से, या किसी भी कंपनी के, बीमा कंपनी के टाई अप किसी भी वर्कशॉप से आपको पहले एक क्लेम का बनाना होता है कि ये हम लोगों का एक लमसम आइडिया इसमें रहता है कि हम लोगों का इतना एक्सपेंस इसमें आना है इस वाहन को मरम्मत कराने में या इसको रिपेयर कराने में। जी वह जो आपके पास एक अमाउंट आ जाती है कि सर XYZ अमाउंट इसमें टोटल हम लोगों की आनी है एक्सपेंसेस में, वह क्लेम के लिए आपका कंपनी में जाता है, कंपनी उसको अप्रूव करती है, उसके बाद आपकी गाड़ी को रिपेयरिंग के लिए स्टार्ट किया जाता है, उसके बाद आपकी गाड़ी का मरम्मत की जाती है। जी तो दोनों में गाड़ी आपकी मरम्मत हो रही है, बस दोनों में समय का अंतर आ जाता है। यदि आपने कैशलेस कराई है तो आपके वाहन की मरम्मत या उसकी रिपेयरिंग जल्दी हो जाएगी, लेकिन यदि आप उसको सेकंड कंडीशन में लेकर जा रहे हैं, कैशलेस यदि आपने नहीं लिया है, तो आपको पहले कंपनी से अप्रूवल आने का आपको वेट करना होगा। जी किन परिस्थितियों में बीमा कंपनी जो है वाहन क्लेम को अस्वीकार कर सकती है, जैसे कि अभी आपने जिक्र भी किया था? जी देखिएगा, इसमें हो सकता है कुछ लोगों को ये बात सही ना लगे, समझ ना आए, लेकिन मेरा मानना ये है यदि कंपनियां 90% बीमा क्लेम्स को, इंश्योरेंस क्लेम्स को रिजेक्ट करती है तो वो अच्छा करती है। जी सबको लगेगा कि ये रिजेक्ट नहीं होने चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि रिजेक्ट होने चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई भी क्लेम आपको तभी मिलता है जब आप कानूनी रूप से सही होते हैं। बिल्कुल। यदि कंपनी, बीमा कंपनी सभी लोगों को क्लेम देती चली जाए, सभी लोगों को क्लेम बांटती चली जाए, तो समाज में एक इस प्रकार की एक विडंबना कह दीजिएगा या एक मिसकम्युनिकेशन आप बोल दीजिएगा, मार्केट में आ जाएगी कि हम तो अपने वाहन के साथ कुछ भी करें, कैसे भी करें, बाद में क्लेम कंपनी दे देगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यक्ति के रूप में इस प्रकार की बातें नहीं आनी चाहिए कि हम अपने वाहन को चाहे शराब पीकर चलाए, बिल्कुल, चाहे उस वाहन को छोटा बच्चा चला रहा है जिसके पास लाइसेंस नहीं है, या कोई बड़ा भी चला रहा है लेकिन उसके पास लाइसेंस नहीं है। कुछ लोग होते हैं जिनके आयु अपनी पूरी कर जाते हैं, 18 वर्ष की आयु, लेकिन लाइसेंस नहीं लेते हैं। या फिर कुछ लोग सोचते हैं कि हम लोग रश ड्राइविंग करेंगे, बहुत तेज़ी से कट मारते हैं, ओवर स्पीडिंग करते हैं, और उसके उपरांत यदि किसी भी प्रकार की कोई घटना घटित होएगी तो हम बेफिक्र बैठे हैं क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी। जी अगर ये लोगों के माइंड में बातें आ जाएगी तो फिर तो आप खुद समझिएगा समाज में हम लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, हर कोई यही सोचेगा कि अरे चल टक्कर मारो, कोई दिक्कत नहीं है, अरे ओवर स्पीडिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी ठुकेगी, गाड़ी को चोट लगेगी, सामने वाला व्यक्ति मर भी जाएगा, क्या नुकसान होएगा, इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। जी तो मेरा यहाँ पर मानना यह है कि ये क्लेम 90% रिजेक्ट होना अच्छी बात है, जिस कारण से व्यक्ति को ये लगता है कि यार इंश्योरेंस क्लेम मुझे मिलेगा भी नहीं मिलेगा, मैंने क्या नियम कानून पूर्ण रूप से फॉलो किए हैं कि नहीं किए हैं। यह बात सोचते हुए यदि कोई व्यक्ति अपने वाहन को चलाता है तो वह कोशिश करता है कि मुझसे किसी भी प्रकार की जानबूझकर कोई दुर्घटना मेरे से घटित ना हो। जी साकेत जी, बहुत ही रोचक तरीके से और सभी पक्षों को ध्यान में रखकर आपने इस बात को कहा है। ये निश्चित रूप से हमारे दर्शकों के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि आप कानूनी रूप से सभी कानून के जो पक्ष हैं उनका पालन जरूर करें, तभी आपको क्लेम मिलेगा। बिल्कुल जी, अगर बीमा कंपनी क्लेम देने में अनावश्यक देरी करती है, किसी तरह से उपभोक्ता को परेशान करती है, या फिर हो जाता है कि किसी प्रकार से समय सीमा बहुत अधिक हो गई है, तो ऐसे में उपभोक्ता के पास में क्या कानूनी जो उसकी हम कह सकते हैं उसके पास में रेमेडीज़ हैं जो वो ले सकता है? जी, सबसे पहले तो आपका पिछले क्वेश्चन में आपने जो जिस प्रकार से मुझसे पूछा था, जी, तो कंपनी किस किस कंडीशन में रिजेक्ट करती है। जी, तो कंपनी किसी भी कारण से अननेसेसरीली आपका क्लेम डिले नहीं करती है, रिजेक्ट नहीं करती है। तो सबसे पहले आप यदि पूर्ण रूप से सही है,
आपने किसी भी प्रकार के कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया है तो कंपनी किसी भी प्रकार से आपका क्लेम नहीं रोक सकती है। आप अल्कोहलिक उस समय आप नहीं होने चाहिए, आपने शराब का सेवन नहीं किया होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर दस्तावेज होने चाहिए, आप माइनर नहीं होने चाहिए, या जो घटना घटित हुई है वह आपने जानबूझ के ना की हो। यदि वहाँ पर घटना कुछ ज़्यादा ही उससे घटित हो गई है जिस कारण से किसी की मृत्यु हो गई है या किसी को बहुत ज़्यादा चोट पहुँच गई है तो वहाँ पर एफआईआर का भी होना मैंडेटरी है। जी। जिस स्थान पर वह घटना घटित हुई है उसका सत्यापन होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। वहाँ पर मौजूद कोई भी व्यक्ति यदि उस समय रहे हैं तो उनको एज अ गवाह विटनेस आपको उनको प्रोड्यूस भी करना होगा। तो आपके पास एक दो गवाह भी होने चाहिए जो उस समय मौके पर मौजूद रहे हो, जिनके सामने वह घटना घटित हुई हो। तो अगर ये सब चीज़ें आपके पास कंप्लीट है, यहाँ पर आपने किसी भी प्रकार के कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया है, तो कोई भी बीमा कंपनी, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी कानून से ऊपर नहीं है। बिल्कुल। तो कोई भी कंपनी यदि आपको कानून सिखा रही है तो सबसे पहले उसको खुद को भी कानून सीखने की आवश्यकता है। जी। यदि वह कानूनी रूप से बिल्कुल सही है और उनके द्वारा आपका रिजेक्ट किया गया इंश्योरेंस क्लेम बिल्कुल सही है तो ही आपका डिले होएगा या तभी आपका रिजेक्ट होएगा, अदरवाइज नहीं होएगा। लेकिन इसके उपरांत भी हम लोग देखते हैं कि कुछ लोगों का कहना होता है कि हमारा इंश्योरेंस क्लेम बनता था लेकिन कंपनी में कार्य कर रहे कुछ व्यक्तियों के द्वारा पर्सनली किसी प्रकार से व्यक्तिगत कोई बहस होने के कारण से या अन्य किसी कारण से कुछ लोगों को, आम जनता को क्लेम मिलने में या तो डिले होता है या फिर उनका क्लेम स्टार्टिंग से ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। जी। तो उसमें आपको किसी भी प्रकार से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नज़दीक में आपके कोई भी यदि अधिवक्ता है, कोई भी एडवोकेट है, तो सबसे पहले आप उनसे संपर्क कीजिएगा, उनको अपनी पूरी जानकारी दीजिएगा। यदि आप खुद से थोड़ा सा समझदार है तो टेक्नोलॉजी का आप थोड़ा सा यूज़ करते हैं तो आप कंपनी के जो हेड ऑफिसेज है, उनके जो नोडल ऑफिसर्स है, उनको आप ईमेल के माध्यम से पूर्ण जानकारी दे सकते हैं, जिसमें आप बता सकते हैं कि कंपनी का XYZ व्यक्ति या तो मुझसे पैसे मांग रहा था जिस वजह से वो मुझे क्लेम को जो है रिजेक्ट करने में जो है लगा हुआ है, या मेरा क्लेम देरी से कर रहा है। तो उसके लिए आप कंपनी के नोडल ऑफिसर्स को या उनके जो हायर अथॉरिटीज़ है उनको ईमेल के माध्यम से भी सबसे पहले आप उनको सूचना दे सकते हैं। जी। हम लोग देखते हैं मोर देन 50% केसेस यहीं पर रिजोल्व हो जाते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस में अधिकारी पर या उससे ऊंचे अधिकारी पर भी हम लोग यदि किसी भी प्रकार से ईमेल के माध्यम से या फिर पोस्ट के माध्यम से हम लोग सूचना पहुंचाते भी है तो हमारी किसी भी प्रकार से सुनवाई नहीं होती है। तो भी आपको किसी भी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। नीचे या ऊपर तक कंपनी में किसी भी प्रकार की सुनवाई ना होने के उपरांत भी आपके पास कंज्यूमर कोर्ट, कंज्यूमर फोरम का ऑप्शन आपके पास बना रहेगा। जी। और कंज्यूमर फोरम में सबसे प्लस पॉइंट यह है कि आप व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत होकर भी अपना केस लड़ सकते हैं। जी। वहाँ पर आप माननीय न्यायालय जज को जो भी आपके सामने प्रस्तुत है वहाँ पर जाइएगा, अपनी पूरी बात रखिएगा, अपने पूरे पेपर्स दस्तावेज के साथ वहाँ पर प्रस्तुत होइएगा। यदि कानून की नज़र में आप गलत पाए जाते हैं तो आपको गलत बताया जाएगा, और यदि कंपनी गलत पाई जाती है तो कंपनी से 101% कंज्यूमर फोरम आपको आपका क्लेम दिलाएगा। जी। वाहन चोरी होने की दिशा में बीमा क्लेम की जो कानूनी प्रक्रिया है साकेत जी, वो क्या है? सर, वाहन चोरी का मतलब आप सबसे पहले समझ लीजिएगा, जहाँ पर भी ये चोरी वर्ड आपका आ गया है जी, सबसे पहली इन्फॉर्मेशन आपको इसकी पुलिस को देनी होगी। जी। आपका वाहन चोरी हो गया है, आप डायरेक्ट कंपनी को बताएंगे तो शायद से आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। आपको सबसे पहले FIR लॉन्च करानी होगी। अपने वाहन को आपने कहाँ खड़ा किया था, कैसे खड़ा किया था, आपने पूर्ण रूप से उसकी सुरक्षा आपने रखी थी कि नहीं रखी थी, आपको वो पूर्ण रूप से जानकारी देनी होगी, FIR करानी होगी। प्लस साथ साथ आपको जिस स्थान से आपका वाहन चोरी हुआ है उस स्थान का आपको पुलिस के माध्यम से प्लस कंपनी के किसी भी व्यक्ति के माध्यम से आपको उस स्थान का सत्यापन भी कराना अनिवार्य होगा। जी। सबसे पहला आपका यही स्टेप रहता है। उसके बाद आपके द्वारा कोई लापरवाही ना की गई हो उस चीज़ को देखा जाएगा। आपने जानबूझकर गाड़ी लॉक ना की हो, आप उसमें चाबी लगी छोड़ गए हो, या आप किसी ऐसे स्थान पर गाड़ी छोड़कर आ गए हैं जहां पर आपका किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं था, आप किसी पार्क में छोड़कर आ गए,
और फिर आप बोल रहे हो सर रात में नशे में वहाँ छोड़कर आ गया था, जी। वहाँ से गाड़ी चोरी हो गई है, तो ये आपकी लापरवाही देखी जाएगी। बिल्कुल। तो लापरवाही नहीं होनी चाहिए, और यदि वाहन चोरी आपका हुआ है तो आपको पूर्ण रूप से उसकी जानकारी सबसे पहले पुलिस को करानी होगी। जी। और विद इन 24 आवर्स और विद इन 48 आवर्स जो आपको सबसे पहले हमने बताई थी जानकारी, वह आपको कंपनी को भी सुनिश्चित कराना होगा कि मेरा वाहन XYZ लोकेशन से इस प्रकार से चोरी हुआ है, जी। और उसकी मैंने FIR या कंप्लेंट मैंने XYZ केस नंबर के माध्यम से या FIR नंबर के माध्यम से मैंने पुलिस को भी दे दी है। जी। हिट एंड रन के मामलों की अगर हम बात करें तो ये मामले काफ़ी सामने आते हैं, तो ऐसे में जो पीड़ित पक्ष है उसे मुआवजा किस प्रकार से दिया जाता है, क्या प्रक्रिया है उसकी? जी, हिट एंड रन में हम लोग देखते हैं बेसिकली हिट कर कर रन कर देना, जी। भाग जाना। तो ऐसे केसेस में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज की जाती है। जी। और सरकार के द्वारा इसमें एक प्रोविज़न रखा गया है जिसमें सरकार का यह मानना है, यदि अज्ञात व्यक्ति के द्वारा किसी भी व्यक्ति को कोई घटना में घटित होने के उपरांत कोई चोट लगती है या उसके वाहन को किसी भी प्रकार से कोई चोट लगती है, तो उसमें सरकारी कोष से उस व्यक्ति को कुछ ना कुछ अनुदान वहाँ से प्राप्त किया जाता है, दिया जाता है। जी। सरकार का मानना यह है कि किसी भी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा यदि कोई गलत कार्य किया गया है तो उसकी वजह से एक आम जनता को, एक आम नागरिक को, जो एक इनोसेंट पर्सन है जिसके द्वारा कोई गलत कार्य कृत नहीं किया गया है, उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जी। प्राकृतिक आपदा की जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो प्राकृतिक आपदा अगर हो गई है तो ऐसे में जो वाहन क्लेम है वो कैसे किया जाता है, और इसकी जो कानूनी पक्ष है वो आप हमें बताएं। देखिए, इसमें कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि देखो मेरे पास XYZ कंपनी है, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेकर बात करूंगा, जी। कि देखिए मेरी कंपनी फलाना देश की बनी हुई है और इसकी जो मोटर है वो इतनी अच्छी है, ये इतनी स्ट्रोंग है। शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। जी। प्राकृतिक आपदा में सबसे जो कॉमन है वो आज की डेट में, अभी हम लोग बात कर रहे थे, बाढ़ का आना एक बहुत कॉमन आपदा आज की डेट में बन गई है। जी। उस कंडीशन में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, देखो मेरी XYZ कंपनी की कार है, ये SUV है, ये बड़ी है, ये बिग साइज़ की है, तो हम लोग उस गाड़ी को पानी में उतार कर चलाने की सबसे पहले कोशिश करते हैं। जी। तो ये सबसे गलत कार्य है। इस कंडीशन में कंपनी के द्वारा देखा जाएगा कि आपने जानबूझकर लापरवाही के द्वारा आपने ये कार्य किया है, आपने लापरवाही बरती है, तो आपका क्लेम सबसे पहले यही रिजेक्ट किया जाएगा। जी। तो प्राकृतिक आपदा में आपका भूकंप आना भी है। जी। इस प्रकार की कंडीशन में सबसे पहले आपको यही सुनिश्चित करना है कि यदि पानी बढ़ गया है, बाढ़ आ गई है, तो आपको अपने वाहन को स्टार्ट नहीं करना है। जी। जहाँ पर जिस भी कंडीशन में आपका वाहन खड़ा है, आपको विद इन 24 आवर्स 48 आवर्स जो भी आपका टाइमलाइन है उसके अंतर्गत आपको कंपनी को सूचना देनी है। कंपनी का व्यक्ति मौके पर आएगा, वहाँ पर देखेगा कि आपके द्वारा कोई लापरवाही की गई है नहीं की गई है, उसी के उपरांत आपका इंश्योरेंस क्लेम प्रोसीड किया जाएगा। जी। साकेत जी, ऑनलाइन बीमा खरीदते समय, वाहन बीमा को अगर हम लेते हैं तो ऐसे में जो कानूनी जानकारी है वो क्या होनी चाहिए, और व्यावहारिक पक्ष भी अगर हम जानना चाहते हैं कि पॉलिसी लेते समय किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सस्ते के चक्कर में नहीं होना चाहिए। जी। हम सोचते हैं कि सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इसलिए लेना है कि कल सरकार के द्वारा यातायात वाहनों के जो नियमों का उल्लंघन करते हैं उस पर जो चालान कटता है, हमें सिर्फ उस चालान से बचना है। ये मानसिकता से बचने के उपरांत ही आपको इंश्योरेंस सबसे पहले लेना चाहिए। आपको ये भी सोचना चाहिए कि यह इंश्योरेंस सिर्फ आपको नहीं, आपके साथ साथ आपके परिवार को भी सुरक्षा प्रदान करता है। जी। वाहन चलाते समय यदि वाहन चालक के साथ कोई घटना घटित होती है जिसमें उसकी मृत्यु हो जाती है, तो कंपनी के द्वारा आपके परिवार को एक आर्थिक रूप से मदद दी जाती है, जो नॉर्मल सी बात है, उस व्यक्ति के इक्विवेलेंट नहीं होती है, लेकिन आगे भविष्य में अपना जीवन जीने में आपको वो कहीं ना कहीं एक आर्थिक रूप से सहायता जरूर प्रदान करती है। जी। तो सबसे पहले आप किसी भी कंपनी का यदि आप क्लेम ले रहे हैं, सबसे पहले आप उस कंपनी का बैकग्राउंड चेक कीजिएगा। कंपनी कितनी अच्छी है, कितनी रिलायबल है, कितने परसेंटेज वो क्लेम देने में अपना रिकॉर्ड बना रखा है कि हम लोग इतने परसेंटेज क्लेम्स अप्रूव करते हैं और इतने रिजेक्ट करते हैं। जी। उसके बाद आप वाहन इंश्योरेंस में आपको ये भी नहीं देखना, ऐसा भी नहीं है कि महंगा है तो अच्छा होगा। इसमें ये भी नहीं है कि आप महंगा इंश्योरेंस ले रहे हैं तो वो अच्छा होगा। जी। उसमें आपने एड ऑन्स क्या लिया है वो आपको जरूर देखना है। बिल्कुल।
फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस आपने लिया है तो आपको देखना है कि वाहन के साथ साथ जो वाहन चालक है उसको भी इंश्योरेंस में ऐड किया गया है कि नहीं किया गया है जी। यदि आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले रहे हैं तो सिर्फ वाहन नहीं, दूसरे व्यक्ति को भी चोट लगती है तो उसको किस अमाउंट तक क्लेम मिलना है वो भी उसमें मायने रखता है। कुछ कंपनियां बोलती हैं मात्र 1 लाख रुपए तक क्लेम देगी यदि थर्ड पार्टी एक्सीडेंट होता है। तो यदि घटना घटित होती है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए का बिल बनना बहुत आम बात हो गई है। जी। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है कि क्लेम आपका वो 2 लाख 5 लाख नहीं होना चाहिए, वो एक अच्छी अमाउंट का क्लेम होना चाहिए जिसमें कल ऐसा ना हो कि क्लेम मिलने के बावजूद भी आपके ऊपर आर्थिक बर्डन ना आए। जी, ये बहुत ही सही बात आपने कही है कि महंगा या सस्ता ना देखें, ये ज़रूर देखें कि आपको उसमें क्या क्या कानूनी उपचार प्राप्त हो रहे हैं कि नहीं। जी जी जी। साकेत जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपने इतनी बढ़िया चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम वाहन बीमा और क्लेम, आपके अधिकार, कानूनी सुरक्षा और समाधान में हमने जाना कि वाहन बीमा केवल एक कानूनी औपचारिकता नहीं बल्कि आपकी आर्थिक और कानूनी सुरक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं अनुमति। नमस्कार।